नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्प ज्ञान यूट्यूब चैनल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सी एवं उप्स लैंग्वेज के बारे में। सी जो कि बेसिक लैंग्वेज होती है हमारे पास में, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सी लैंग्वेज की जब बात होती है तो सी लैंग्वेज जो है वो बी लैंग्वेज से बनी है, यानी कि सी की प्रीडिसेसर लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? बी लैंग्वेज है। कहाँ पर बनाया गया था? बेल टेलीफोन लैब्स में इनको सी लैंग्वेज को बनाया गया था। उसके बाद बात आती है हमारे पास में कि सी लैंग्वेज जो है इसके कोड को हम हमारे अकॉर्डिंग रीडिजाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। डेनिस रिची डेवलपर था सी लैंग्वेज का। आगे बात आती है हमारे पास में कि सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है जिसको पढ़ना और समझना आसान होता है। सी लैंग्वेज के अंदर जो कंपाइलर होता है वो 3 स्टेप काम में लेता है। सबसे पहले जो लैंग्वेज हमने लिखी है उस लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करने के बाद में असेंबल किया जाता है और लिंकिंग किया जाता है। सी लैंग्वेज इज स्टिल इंडस्ट्री जनरेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h, जहां पर हैश जो होता है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। हैश रिप्रेजेंट करता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हमारे पास में हेडर फाइल्स होती है जिनको हम इंक्लूड कर लेते हैं इस हैश सिंबल की सहायता से। सी लैंग्वेज जो है हमारे पास में वो एक टॉप डाउन लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज को हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं हम सी लैंग्वेज को। ये एक टॉप डाउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी जो अप्रोच है वो अप्रोच है टॉप डाउन। जबकि यदि हम बात करें सी प्लस प्लस लैंग्वेज की, तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है हमारे पास में वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी बात, सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है हमारे पास में वो एक बॉटम अप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बॉटम अप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम कंसेप्ट यूज में लेते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे पास में वो एक्सेस किए जाते हैं किसी भी क्लास के अंदर। तो सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बॉटम अप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और टॉप डाउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था डेनिस रिची के द्वारा, जबकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था बजरने स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा। ये चीजें हमें याद रखनी है, बजरने स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा डेवलप किया गया था। ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको याद रखना जरूरी है। आगे चलते हैं हमारे पास में सी लैंग्वेज के फीचर्स के बाद। सी लैंग्वेज हमारे पास में एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, फास्ट एंड इफिशियंट है, इजी टू एक्सटेंड है, मॉड्यूलरिटी है, यानी कि और भी आगे हम इसको यूज में ले सकते हैं हमारे पास में। पोर्टेबिलिटी है, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम उसको यूज में ले सकते हैं। स्टैटिकली टाइप है हमारे पास में, मिडिल लेवल लैंग्वेज कभी कभी इसको कह देते हैं हम। सी लैंग्वेज के अंदर लाइब्रेरीज एंड फंक्शंस होते हैं जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। रिच सेट ऑफ बुल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं और जनरल पर्पज लैंग्वेज है, जो कि हमारे पास में यूनिक्स और लाइनक्स जो हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मुख्य रूप से बनाने के लिए सी लैंग्वेज डेवलप की गई थी। आगे बात करते हैं हमारे पास में सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज 32 कीवर्ड्स सपोर्ट करती है। प्रत्येक कीवर्ड की अपनी एक अलग डेफिनेशन होती है, एक अलग मीनिंग होता है, जैसे कि ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, ये सारे हमारे पास में सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स है। सबकी अलग अलग डेफिनेशन सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन की हुई है। अभी हमने बात की थी सी लैंग्वेज के अंदर 3 स्टेप होती है प्रोग्राम को। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल मीन्स जो भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है उसको कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज में चेंज कर देता है। अब जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम हमारे पास में आया है उस असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को असेंबलर के द्वारा मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है। असेंबलर के द्वारा मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है और उसके बाद में लिंकर एवं लोडर के द्वारा डिफरेंट मॉड्यूल्स को आपस में एक दूसरे से लिंक करके और फिर हमारे पास में सोर्स कोड से जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होती है उसको बोला जाता है हमारे पास में सोर्स कोड, और इससे जो हमें मशीन लैंग्वेज प्राप्त होती है उसे बोला जाता है एग्जीक्यूटेबल कोड। सोर्स कोड से हमें क्या मिल जाता है?
एग्जीक्यूटेबल कोड मिल जाता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास में। डेटा टाइप्स की जब बात की जाती है तो प्रिमिटिव डेटा टाइप, डेराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये 3 प्रकार के डेटा टाइप्स हम पढ़ते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि प्रीफिक्स है, पहले से बनाए हुए हैं। यदि हमें कोई भी स्ट्रिंग लिखनी है तो हम कैर डेटा टाइप काम में लेते हैं। यदि हमें कोई नंबर लिखना है तो इंटीजर डेटा टाइप काम में लेते हैं। यदि हमें फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर लिखने हैं, जैसे यदि हमें 2.56 नंबर लिखना है तो उसके लिए हम फ्लोट या डबल डेटा टाइप काम में लेते हैं। वॉइड डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है हमारे पास में। उसके बाद होता है हमारे पास में डेराइव्ड डेटा टाइप के अंदर 2 प्रकार से डेराइव्ड आते हैं, साइंड और अनसाइंड। साइंड डेराइव्ड के अंदर साइंड कैर, साइंड शॉर्ट, साइंड इंट, साइंड लॉन्ग। अनसाइंड इसी तरह से अनसाइंड के साथ में आते हैं कैर, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। यदि हम बात करें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की, जिसको कोई भी यूजर जो भी प्रोग्राम लिख रहा है वो ऑटोमेटिक अपने आप से क्रिएट कर सकता है, तो उसके अंदर आता है हमारे पास में एरे, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स होता है हमारे पास में एरे। स्ट्रक्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है, स्ट्रक्चर बोलते हैं स्ट्रक्ट। उसके बाद होता है हमारे पास में यूनियन भी डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। और एनम एक न्यू डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए काम में लिए जाने वाला कीवर्ड होता है हमारे पास में एनम, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास जो डिफरेंट डेटा टाइप्स है उनका परसेंटेज स्पेसिफायर क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसकी साइज क्या होती है। जब बात करते हैं हमारे पास में कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर सी लैंग्वेज के अंदर 1 बाइट कंज्यूम करता है, यानी कि 8 बिट का होता है, और %c के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर। यदि हम रेंज की बात करें तो -128 से 127 तक इसकी रेंज होती है 1 बाइट के अकॉर्डिंग। उसके बाद होता है पास में अनसाइंड कैर भी %c से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 बाइट का होता है, 0 से 255 इसकी रेंज होती है। फिर आता है हमारे पास में इंट और लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग इंट, %d से रिप्रेजेंट किया जाता है और 4 बाइट का होता है हमारे पास में इंटीजर। उसके बाद आता है हमारे पास में अनसाइंड इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट भी %u से रिप्रेजेंट किया जाता है और 4 बाइट का होता है हमारे पास में। शॉर्ट इंट हमारे पास में रिप्रेजेंट किया जाता है %hd से और 2 बाइट का होता है। अनसाइंड शॉर्ट इंट %hu से रिप्रेजेंट किया जाता है और 2 बाइट्स का होता है। फिर बात आती है हमारे पास में फ्लोट की, जो पॉइंट वाले नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। फ्लोट को %f से रिप्रेजेंट किया जाता है और 4 बाइट का होता है हमारे पास में। डबल %lf से रिप्रेजेंट किया जाता है, 8 बाइट का होता है। और लॉन्ग डबल %LF से रिप्रेजेंट किया जाता है और 10 बाइट्स का होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनमें से लगभग एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। अभी हम पढ़ते हैं सी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट काम में लिए जाते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट 2 तरीके से हो सकते हैं, डिसीजन और लूपिंग। डिसीजन हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ट्रू फॉल्स वाली जो कंडीशन होती है, अगर ये ट्रू हुआ तो हमें यहाँ जाना है, अगर ये फॉल्स हुआ तो हमें यहाँ जाना है, तो वो होता है हमारे पास में डिसीजन। डिसीजन के अंदर 2 तरीके से कंडीशनल होते हैं हमारे पास में, कंडीशनल स्टेटमेंट और अनकंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स लगाकर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और स्विच केस की सहायता से भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अनकंडीशनल स्टेटमेंट ब्रेक, गो, कंटिन्यू, ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को सीक्वेंस फ्लो को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में लूप। लूप के अंदर 2 कंडीशन मारती है हमने इसको लूपों में, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप जब हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो लिखते टाइम पे उस लूप के अंदर स्टार्टिंग कंडीशन ही चेक की जाएगी। अगर वो कंडीशन ट्रू मिली तो हम उस प्रोग्राम के अंदर एंट्री कर जाएंगे, अगर वो कंडीशन फॉल्स मिली तो उस प्रोग्राम के अंदर हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा आता है हमारे पास में एग्जिट कंट्रोल लूप, जो कि एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद में लास्ट कंडीशन पर वो कंडीशन चेक करेगा, यानी कि कम से कम एक बार तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वो होता है हमारे पास में एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप के रूप में काम में लेता है हमारे पास में फॉर लूप और व्हाइल लूप, जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप के रूप में काम में लेता है हमारे पास में डू व्हाइल लूप। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा है और निम्न में से एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है। तो डू व्हाइल लूप जो होता है इसके अंदर कम से कम एक बार प्रोग्राम जरूर एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि इसमें कंडीशन सबसे लास्ट में चेक की जाती है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है डू व्हाइल लूप की, इसमें हम डू पहले लिख देते हैं, यहाँ प्रोग्राम लिख देते हैं और लास्ट में हम लिखते हैं व्हाइल कंडीशन।
तो एक बार जरूर प्रोग्राम इसके अंदर एग्जीक्यूट होता है, कम से कम एटलीस्ट वन टाइम। जबकि फॉर लूप और व्हाइल लूप जो होते हैं हमारे पास में, उसके अंदर स्टार्टिंग में ही हम कंडीशन चेक करते हैं। फॉर लूप के अंदर आता है हमारे पास में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इनिशियलाइजेशन, कॉलन का निशान, कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जैसे कि हम लिखते हैं इसके अंदर फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। इस तरह से हमारे पास में फॉर लूप होता है। इसी तरह से व्हाइल लूप होता है हमारे पास में। व्हाइल लूप के अंदर भी हम एंट्री टाइम पे ही कंडीशन दे देते हैं हमारे पास में, जैसे व्हाइल i इज ग्रेटर देन 10, तो वो प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो प्रोग्राम में एंट्री नहीं होगी। आगे चलते हैं हमारे पास में कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट सॉरी, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर केवल इफ वाले कंडीशन भी हम यूज में ले सकते हैं, केवल सिंगल कंडीशन हो सकती है। इफ एल्स के अंदर इफ दिया, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ एल्स इफ, जिसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं, इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो एल्स इफ में चला जाएगा। एल्स इफ में कंडीशन ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो एल्स वाली कंडीशन ट्रू होके एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेस्टेड इफ के अंदर इफ दे दिया हमने हमारे पास में स्विच केस स्टेटमेंट, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्विच केस स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर होता है स्विच, उसके बाद एक्सप्रेशन, जो भी कंडीशन हम लिखते हैं, उसके बाद में केस फर्स्ट के बॉडी आएगी और ब्रेक आएगा हमारे पास में। केस सेकंड उसकी बॉडी और ब्रेक। लास्ट में हमारे पास में होता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट, यानी कि इन केस में जो जितने भी ऊपर हमने केस दी है, इन केस में से कोई भी केस अगर ट्रू नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। इस तरह से हम स्विच केस स्टेटमेंट काम में लेते हैं। अभी हमने बात की थी एनम। एनम क्या होता है हमारे पास में? एनम न्यू डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए काम में ले जाने वाला कीवर्ड होता है एनम। एनम की सहायता से हम सी लैंग्वेज के अंदर एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एनम डेज ऑफ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये हमने एक ग्रुप बनाया डेज ऑफ वीक का, जो कि एनम डेटा टाइप की सहायता से हमने डिक्लेयर किया है। जब हम बात करते हैं एनम की, तो एनम के अंदर जैसे यदि हमने इसकी स्टेट दे दी 0, संडे को यदि हमने 0 दे दिया तो ऑटोमेटिक ये 1 पे हो जाता है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि संडे इक्वल टू दे दिया 0 तो वेडनेसडे की वैल्यू क्या होगी, तो वो 3 होगी। इस तरह से हमें याद रखना है। इनिशिएशन कैसे करते हैं इसका? हमारे पास में एनम डेज ऑफ वीक डे और सेमी कॉलन, इस तरह से हम इसका इनिशिएशन करते हैं। वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं हमारे पास में और निकाल सकते हैं। ये होता है हमारे पास में एनम डेटा टाइप। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर और यूनियन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्ट डेटा टाइप हम काम में लेते हैं। स्ट्रक्ट डेटा टाइप काम में लिया जाता है। दूसरी बात, स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास में, स्ट्रक्चर की साइज जो कि इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर की साइज जो होती है हमारे पास में, जो जितने भी डेटा टाइप हमने लिए हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास में? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप होता है हमारे पास में। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप होता है हमारे पास में। डिफरेंट डेटा टाइप होता है। जैसे एक हमने ले लिया स्ट्रक्ट इंट ले लिया, एक फ्लोट ले लिया, एक डबल ले लिया। तो ये यदि हमने ले ली है किसी स्ट्रक्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप, तो इसकी जो साइज होगी इन सब की साइज के बराबर होगी, यानी कि इन सब की साइज का टोटल होगा इसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरी बात, मेमोरी की जब बात की जाती है तो ईच मेंबर विद इन ए स्ट्रक्चर असाइंड ए यूनिक स्टोरेज एरिया ऑफ लोकेशन। उसी स्टोरेज एरिया ऑफ लोकेशन पर बार बार वो अलग अलग डेटा टाइप एक्सेस होंगे, अलग अलग एरिया उसको नहीं मिलेगा मेमोरी का। वैल्यू असाइनिंग द वैल्यू ऑफ ए मेंबर विल नॉट अफेक्टेड अदर मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर के मेंबर की वैल्यू दूसरे को अफेक्ट नहीं करती है। एक्सेसिंग मेंबर्स, इंडिविजुअल मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड एट ए टाइम। अलग अलग मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ मेंबर्स, सेवरल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर कैन इनिशियलाइज एट वंस। एक समय पे एक से ज्यादा मेंबर्स को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। जबकि बात करें हम यूनियन की, तो यूनियन के लिए कीवर्ड काम में लेते हैं हम यूनियन। और जो मेन डिफरेंस है हमारे पास में वो ये कि यूनियन के अंदर जो साइज होगी हमारे पास में, जब हम एक से ज्यादा डेटा टाइप लेंगे तो जो डेटा टाइप हमारे पास में मैक्सिमम साइज स्टोरेज रखेगा हमारे पास में, उसकी साइज हमारे पास में यूनियन की होगी। जैसे यदि हमने ले लिया इंट, एक डेटा टाइप ले लिया हमने हमारे पास में, फ्लोट एक ले लिया हमने हमारे पास में, कैर। तो
मान के चलो इंट अगर 2 बाइट का है हमारे पास में, फ्लोट 4 बाइट का है, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास में कैरेक्टर 1 बाइट का है, तो यूनियन की जो साइज होगी हमारे पास में वो फ्लोट जो कि 4 बाइट का है, मैक्सिमम साइज वाला है, वो साइज हमारे पास में यूनियन की साइज होगी, यानी कि मैक्सिमम डेटा टाइप वाले की साइज जो होती है हमारे पास में वो यूनियन की साइज होती है। मेमोरी एलोकेटेड इन शेयर्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ यूनियन, एल्टरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ द मेंबर विल एल्टर अदर मेंबर्स ऑफ वैल्यू, यदि एक मेंबर की वैल्यू चेंज करते हैं तो वो दूसरे पे इफेक्ट करती है। यूनियन के अंदर ओनली 1 मेंबर कैन एक्सेस एट ए टाइम, यूनियन के अंदर लिमिटेशन है कि एक बार में हम केवल एक ही डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी हमारे पास में स्ट्रिक्टनेस नहीं है। ओनली द फर्स्ट मेंबर ऑफ ए यूनियन कैन बी इनिशियलाइज्ड, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर हम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते थे कभी भी। तो इस तरह से हमने देखा कि स्ट्रक्चर और यूनियन में मेन डिफरेंस जो पूछा जाता है बार बार में, वो एक प्रोग्राम दे देगा, प्रोग्राम में डिफरेंट डेटा टाइप दे देगा और उसकी साइज पूछ लेगा, और यूनियन में डिफरेंट डेटा टाइप दे देगा उसकी साइज पूछ लेगा। याद हमें ये रखना है, स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा टाइप दे रखे उन सबकी साइज जुड़ेगी, और यूनियन के अंदर जो मैक्सिमम स्टोरेज वाला डेटा टाइप है उसकी साइज यूनियन की साइज होगी। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम देकर उनके अंदर एरर पूछ ली जाती है, तो ये बेसिक एरर हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h, सही है हमारे पास में, इंट मेन ये भी सही है, सेमीकोलन स्टार्ट कर दिया हमारे पास में, उसके बाद ब्रैकेट ब्रेसेज हमने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ए वेरिएबल ले लिया, ए में वैल्यू असाइन कर दी 42, बी में 6 और सी इक्वल टू a-b करवा दिया, प्रिंटफ %d एन ए बी सी, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या किया हमारे पास में, जो हमने प्रोग्राम क्लोज किया है वो करली ब्रेसेज से क्लोज ना करके बड़े ब्रैकेट से हमने उसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास में एरर आ जाएगी, मिसिंग टाइप की एरर आ जाएगी। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया है उस डेटा टाइप के बाद में सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो सेमीकोलन मिसिंग की यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। किस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले होता है हमारे पास, यदि हम एक फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन के अंदर डेटा टाइप होता है, रिटर्न टाइप जो हम बोलते हैं उसको, उसके बाद में फंक्शन का नाम और फंक्शन के पैरामीटर, उसके बाद फंक्शन की बॉडी आती है। फंक्शन बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, उस फंक्शन से संबंधित ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रिटर्न करते हैं। हमारे पास में रिटर्न जरूरी नहीं होता है, हम चाहे तो रिटर्न कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास में उप्स कंसेप्ट की, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मुख्य कौन कौन सी कंसेप्ट आई थी हमारे पास में। C++ लैंग्वेज बजरने स्टोस्टॉप के द्वारा डेवलप की गई थी। अब बात करते हैं हमारे पास उप्स की कंसेप्ट। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, डेटा और मेथड इन दोनों को हम एक साथ बाइंड करके रखते हैं, वो कहलाता है हमारे पास में एनकैप्सुलेशन। इंटरफेस, क्लासेज होती है हमारे पास में, वो एक दूसरे से इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम उप्स लैंग्वेज के अंदर काम में ले सकते हैं हमारे पास में। क्लासेज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है हमारे पास में। क्लास इनहेरिटेंस, एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स और डेटा मेंबर्स जो होते हैं उनको हम दूसरी क्लास के अंदर भी यूज में ले सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स यूजर को जिन जिन व्यू की आवश्यकता है केवल वो व्यू हमें दिखाए जाते हैं, बाकी व्यू को हाइड कर लिया जाता है, वो कहलाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म, एक फंक्शन को हम एक से ज्यादा डेटा टाइप्स के साथ में, मेथड्स के साथ में यूज में लेके उसकी अलग अलग डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। एक्सेस मॉडिफायर्स काम में ले जाते हैं उप्स के अंदर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, जो कि उसके एक्सेस लोकेशन को डिफाइन करते हैं हमारे पास में कि किस डेटा टाइप, किस मेथड को हम कहाँ यूज में ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारे पास में, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है हमारे पास में, एक क्लास और दूसरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है हमारे पास में वो रियल वर्ड एंटिटी होता है हमारे पास में, रियल एंटिटी होता है, और जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है हमारे पास में वो एक क्लास होती है। आगे चलते हैं हमारे पास में उप्स कंसेप्ट की बात करते हैं। अभी सीखते हैं हमारे पास में डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है हमारे पास में कि इट इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, यानी कि यूजर को जिन जिन डेटा टाइप, जिन जिन मेथड्स की आवश्यकता है केवल उन्हीं मेथड्स को यूजर को दिखाया जाए, बाकी को हाइड कर लिया जाए, तो वो कहलाता है हमारे पास में डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग मीन्स इट इज रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, अनएसेंशियल फीचर्स आर हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड,
मीन्स जो यूजर डेवलप कर रहा है उसको जिस जिस क्लास की आवश्यकता है उसे केवल उस क्लास को ही दिखाया जाए, बाकी को हाइड कर लिया जाए, वो कहलाती है हमारे पास में डेटा हाइडिंग। डेटा एनकैप्सुलेशन मीन्स डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, इन दोनों को हम एक ही डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, इन दोनों को हम एक ही यूनिट के अंदर बाइंड करके रखते हैं हमारे पास में, तो वो कहलाता है हमारे पास में डेटा एनकैप्सुलेशन। इन दोनों को हमने एक ही यूनिट में बाइंड कर दिया तो वो कहलाएगा हमारे पास में डेटा एनकैप्सुलेशन। इट इज द रैपिंग ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शंस इनटू वन सिंगल यूनिट। इनहेरिटेंस क्या होती है हमारे पास में? इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अदर क्लास। एक हमारे पास में पहले से बनी हुई क्लास है, उस क्लास की प्रॉपर्टी को जब हम किसी दूसरी क्लास के अंदर काम में ले लेते हैं तो वो कहलाती है इनहेरिटेंस, यानी कि पूर्वज के जो गुणधर्म है उनको हमने नई पीढ़ी में काम में ले लिया तो वो इनहेरिटेंस कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म, जब हम इट इज द एबिलिटी ऑफ फॉर डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म, एक ही फंक्शन नेम को हम एक से ज्यादा रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। मॉड्युलैरिटी मीन्स it is the concept of breaking down the program into several modules, means different modules में हमने उसको डिवाइड कर दिया आगे और भी यूज में लेने के लिए, तो वो कहलाती है हमारे पास मॉड्युलैरिटी। अभी हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जैसा कि हमने पढ़ा था, केवल वही फंक्शनलिटी यूजर को दिखाई जाए जिसकी उसको आवश्यकता है, बाकी की हाइड कर ली जाए, तो वो कहलाता है हमारे पास में डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास यदि बनानी है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमारे पास में कुछ क्लासेज को इनहेरिट करना पड़ता है। उन इनहेरिट क्लासेज को हम एक्सटेंस कीवर्ड्स की सहायता से इनहेरिट करते हैं। जबकि यदि हमें इंटरफेस बनाना होता है तो इंटरफेस बनाने के लिए क्लासेज के साथ में इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड काम में ले जाता है। दूसरी बात, यदि हमें कोई भी क्लास इनहेरिट करनी है तो इनहेरिट करने के लिए हम एक ऑपरेटर काम में लेते हैं, वो ऑपरेटर कहलाता है हमारे पास में स्क्रीन रिजोल्यूशन। वो ऑपरेटर कहलाता है हमारे पास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की सहायता से हमारे पास में एक क्लास की प्रॉपर्टीज को हम दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट कर देते हैं। यह तो हमारे पास में डेटा एनकैप्सुलेशन। ये हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है, मेथड्स है, इन दोनों को हमने एक साथ में बाइंड कर दिया, तो ये पूरी जो कंसेप्ट है ये कहलाती है हमारे पास में डेटा एनकैप्सुलेशन। जैसे कि ये हमारे पास में एक कैप्सूल है जिसके अंदर वेरिएबल भी है और मेथड्स भी है, इन दोनों को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया, तो वो कंसेप्ट कहलाती है हमारे पास में डेटा एनकैप्सुलेशन। अभी हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी इनहेरिटेंस है या निम्न में से कौन सी इनहेरिटेंस नहीं है, या फिर इनहेरिटेंस की डेफिनेशन देके पूछ लिया जाता है कि ये किस इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है। पहला पढ़ते हैं हमारे पास में सिंगल इनहेरिटेंस जिसके अंदर एक बेस क्लास होती है और एक ही डेराइव्ड क्लास होती है हमारे पास में। ये बेस क्लास बोली जाती है और ये डेराइव्ड क्लास होती है हमारे पास में। बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं और डेराइव्ड क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। एक ऐसी इनहेरिटेंस जिसके अंदर एक बेस क्लास होती है और एक ही डेराइव्ड क्लास होती है, वो कौन सा इनहेरिटेंस कहलाता है? सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। उसके बाद हमारे पास में मल्टीपल इनहेरिटेंस, जब दो या दो से अधिक बेस क्लासेज हों और एक डेराइव्ड क्लास हो तो वो कहलाता है हमारे पास में मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, पहली क्लास थी, इसको हमने इनहेरिट कर लिया दूसरी क्लास में, इसको हमने इनहेरिट कर दिया तीसरी क्लास में, इस तरह से हमने इनहेरिटेंस के अलग अलग लेवल बना दिए, तो इस तरह से हमारे पास में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनती है। हिरारिकल इनहेरिटेंस, एक क्लास थी हमारे पास में, उसके एट्रीब्यूट्स को हमने, उसके डेटा मेंबर फंक्शंस को हमने एक से ज्यादा क्लास के अंदर अगर हमने इनहेरिट कर लिया तो वो कहलाती है हमारे पास में हिरारिकल इनहेरिटेंस। लास्ट आती है हमारे पास में हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस कॉम्बिनेशन होती है हमारे पास में मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके अंदर दो इनहेरिटेंस होती है हमारे पास में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस किन किन इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो होती है हमारे पास में वो मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इन दोनों इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होती है हमारे पास में हाइब्रिड इनहेरिटेंस। उसके बाद आती है हमारे पास में बात पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स यदि हमने कोई एक फंक्शन बनाया सम, उस सम नाम के फंक्शन के अंदर एक बार हमने दे दिया उसमें इंटीजर डेटा टाइप दे दिया इंट ए इंट बी, उसके बाद में हमने सम नाम के फंक्शन के अंदर ही फ्लोट डेटा टाइप दे दिए फ्लोट ए फ्लोट
बी। इस तरह से यदि हम जब एक ही फंक्शन नेम को, एक ही डेटा टाइप को एक से ज्यादा काम के लिए यूज में लेते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास में पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार की होती है हमारे पास में, स्टैटिक और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो हमारे पास में दोनों के साथ में हो सकती है, या तो मेथड ओवरलोडिंग हो सकती है या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो सकती है। जबकि बात करते हैं हमारे पास में डायनेमिक और रन टाइम की, तो वो वर्चुअल या ओवरराइडिंग होती है हमारे पास में। यहाँ बोलते हैं हमारे पास में पॉलीमॉर्फिज्म को ओवरलोडिंग, और यहाँ बोला जाता है हमारे पास में स्टैटिक और कंपाइल टाइम को बोला जाता है हमारे पास में ओवरलोडिंग, और रन टाइम को बोला जाता है हमारे पास में ओवरराइडिंग। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें कि कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं हमारे पास में जिनको हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि डॉट ऑपरेटर हो गया हमारे पास में, स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर हो गया हमारे पास में, कंडीशनल ऑपरेटर हो गया हमारे पास में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस ऑपरेटर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, तो डॉट ऑपरेटर हो गया हमारे पास में, एक्सेस ऑपरेटर बोला जाता है, स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, इनको हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। एसोसिएशन के अंदर हमारे पास में आता है इनहेरिटेंस को लिखते हैं हमारे पास में इज ए। एग्रीगेशन मीन्स कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है, हैज ए। कंपोजिशन मीन्स जब किसी क्लास का कोई दूसरी क्लास पार्ट होती है तो उसे बोला जाता है हमारे पास में कंपोजिशन, यानी कि पार्ट ऑफ। फिर हम पढ़ते हैं हमारे पास में एक्सेस स्पेसिफायर की अकॉर्डिंग विजिबिलिटी। यदि डिफॉल्ट है हमारे पास में और सेम क्लास के अंदर डेटा मेंबर को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो विजिबिलिटी यस रहेगी, यानी कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक यदि बना रखा है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड बना रखा है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, और प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। किसके अंदर? सेम क्लास के अंदर। अब बात करें हमारे पास में क्लास इन सेम पैकेज वही है, क्लास अलग है हमारे पास में, तो डिफॉल्ट में हम एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक में कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड में कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं हमारे पास में। सब क्लास इन सेम पैकेज, सेम उसी पैकेज की दूसरी क्लास के अंदर की जब बात की जाए तो वही सेम आता है हमारे पास में। डिफॉल्ट में कर सकते हैं हम, पब्लिक में कर सकते हैं, प्राइवेट में प्रोटेक्टेड में कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में नहीं कर सकते हैं। सब क्लास आउटसाइड द सेम पैकेज, इसके अंदर डिफॉल्ट में हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, पब्लिक में कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड में कर सकते हैं, प्राइवेट में नहीं कर सकते हैं हमारे पास में। यदि हम बात करें डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है हमारे पास में, तो C++ लैंग्वेज के अंदर डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास में होता है प्राइवेट। यदि हमें पब्लिक बनाना है तो उसे पहले पब्लिक लिखना होता है। नॉन क्लास आउटसाइड द सेम पैकेज, तो ऐसी कंडीशन में केवल पब्लिक जो डेटा मेंबर हमने स्पेसिफाई किया है उन्हीं को ही हम एक्सेस कर सकते हैं, ना तो प्रोटेक्टेड को, ना प्राइवेट को, और ना ही डिफॉल्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास में टाइप डेफ एंड स्टैटिक कीवर्ड्स, ये किस काम में ले जाता है? टाइप डेफ क्या करता है हमारे पास में, जो भी हमने स्ट्रक्चर का नाम दिया है या क्लास का नाम दिया है उस नाम को चेंज करके छोटे नाम में परिवर्तित कर देता है। C++ allows you to substitute variable types to something that you might find convenient. Syntax typedef, type identifier, typedef हमने लगाया सिंटैक्स इंट इंटीजर, इंट को हमने क्या कर दिया हमारे पास में इंटीजर नाम में चेंज कर दिया। जब हमें किसी भी वेरिएबल मेथड का नाम चेंज करना होता है, स्ट्रक्चर का नाम चेंज करना होता है, तो हम काम में लेते हैं टाइप डेफ। उसके बाद हमारे पास में स्टैटिक कीवर्ड काम में ले जाता है। जब हम डेटा मेंबर को एक बार एक्सेस कर दिया, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज होती है ऑटोमेटिक 0 से, और उसको हम कहीं भी यूज में ले सकते हैं। स्टैटिक एलिमेंट्स आर एलोकेटेड स्टोरेज ओनली वंस इन ए प्रोग्राम lifetime in the static storage area. They have a scope till the program lifetime. जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक उसकी एग्जीक्यूशन चलती रहेगी हमारे पास में स्टैटिक मेंबर की। आगे बढ़ते हैं हमारे पास में, ये ज्यादातर पूछा जाता है निम्न में से, ये सिंबल दे देगा हमारे पास में M% वाला, और पूछा जाएगा ये कौन सा ऑपरेटर है, तो ये हमारे पास में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। जैसे यदि हमने लिख दिया P = एड्रेस ऑफ A, यानी कि A वेरिएबल जो है हमारे पास में उसका एड्रेस P वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा हमारे पास में। दूसरा था हमारे पास में ये डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर बोला जाता है हमारे पास में। पॉइंटर जो होता है हमारे पास में, पॉइंटर को हम डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। पॉइंटर इज द डीरेफरेंस ऑपरेटर एंड कैन बी रीड बाय वैल्यू पॉइंटेड बाय V। यदि हमने लिखा वैल्यू एट P, इसको पढ़ा जाता है इस तरह से वैल्यू एट P, और इसको पढ़ा जाता है एड्रेस ऑफ A। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यदि हमें C++ लैंग्वेज के अंदर सिंगल लाइन कमेंट डालने हैं
तो डबल स्लैश लगाकर हम सिंगल लाइन कमेंट डाल सकते हैं। यदि मल्टी लाइन कमेंट डालने हैं तो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश लगाकर मल्टी लाइन कमेंट भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। एक जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास में क्लासेस से, एफ स्ट्रीम क्लास। एफ स्ट्रीम क्लास हम इंपोर्ट करते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो एफ स्ट्रीम क्लास के दो भाग होते हैं, ओ एफ स्ट्रीम और आई एफ स्ट्रीम। ओ एफ स्ट्रीम हम आउटपुट के लिए काम में लेते हैं और आई एफ स्ट्रीम जो होती है हमारे पास है वो हम इनपुट के लिए काम में लेते हैं, और इन दोनों का कॉमन होता है हमारे पास में एफ स्ट्रीम। ओ एफ स्ट्रीम फॉर क्रिएटिंग फाइल्स, राइटिंग इंफॉर्मेशन टू फाइल्स, आई एफ स्ट्रीम फॉर रीडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा फाइल्स, और एफ स्ट्रीम जो कॉमन होती है हमारे पास में वो कहती है हमारे पास में फॉर क्रिएटिंग फाइल्स, राइटिंग एंड रीडिंग फ्रॉम फाइल्स। यानी कि इन तीन चीजों का हमें याद रखना है कि एफ स्ट्रीम जो है हमारे पास में वो तो एक पेरेंट क्लास है जो कि दोनों काम करेगी, रीड का भी काम करेगी और राइट का भी काम करेगी। जब हम बात करते हैं ओ एफ स्ट्रीम, तो ओ एफ स्ट्रीम केवल हमारे पास में आउटपुट का काम करेगी और आई एफ स्ट्रीम हमारे पास में केवल इनपुट का काम करेगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर सी इन और सी आउट लिखते हैं हमारे पास में इनपुट और आउटपुट के लिए। सी इन के साथ में हम एक ऑपरेटर काम में लेते हैं और सी आउट के साथ में हम एक ऑपरेटर काम में लेते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? तो जब बात आती है हमारे पास में सी आउट की, तो सी आउट के साथ में जो ऑपरेटर काम में आता है वो होता है इंसर्शन ऑपरेटर, और जो सी इन के साथ में काम आता है वो होता है हमारे पास में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो ये मेन टॉपिक जो है हमारे पास में सी प्लस प्लस लैंग्वेज ओप्स कंसेप्ट के हमने पढ़ लिए हैं, जो कि ज्यादातर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से हमने सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से